अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज ही मैंने जो लाइव सेशन रखा था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये था कि ज़रा सा जो हमारे मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनसे रिसर्च के हवाले में बात की जाए। उनके जहन में जो क्यूरीज़ हैं रिसर्च को लेकर, कैरियर को लेकर ख़ास तौर पर, जब कैरियर की बात हम करते हैं कि जी हम ग्रेजुएशन के बाद हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो मैंने कहा ज़रा उसके बारे में भी बात की जाए और जो क्यूरीज़ हों वो आप लोगों के जहन में जो सवालात हों वो पूछें। तो आज जो डिस्कशन रहेगी उसमें हमने कहीं पर भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं करना। हमने आज ये नहीं पढ़ना कि ये रिसर्च क्या है, या रिसर्च स्टडी डिज़ाइंस क्या हैं, या टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, या रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट की जाती है। आज जो हमने बात असल में करनी है वो मैं स्टार्ट करूँगा आप लोगों के बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहला जो मेरा आज का टॉपिक था वो यही था, आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं हमारे फ्रेशली ग्रेजुएट्स के लिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ देखी है और समझी है वो ये है कि जो प्रॉब्लम मैंने सबसे ज़्यादा इस वक्त आइडेंटिफाई किया है वो ये कि हमारे यहाँ जो है ना डिसीजन मेकिंग और डिसीजन पावर, इसकी बड़ी शिद्दत से जो है वो कमी है। इसको ज़रा देखिए, इस पर लाइव नहीं आ रहा, पर इमरजेंसी आप लोगों ने किया हुआ शायद इसलिए। तो डिसीजन मेकिंग और डिसीजन पावर जो है वो मैंने देखा है कि जी इसकी सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, ये कहाँ से है और इसकी शुरुआत कहाँ? इसकी शुरुआत जहाँ तक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो स्टूडेंट लाइफ से ही है, यानी कि हम बात करेंगे बहुत शुरू से, तो स्कूलिंग लाइफ से। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। वो इसलिए कि जब हम शुरू करते हैं और जब हम बच्चों को भेजते हैं मॉन्टेसरी के अंदर, तो वहाँ पर हमने क्या देखा है कि बच्चों को क्या कहा जाता है, वो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट वाली यही बातें होती हैं। हमने आज तक इस चीज़ के जो है वो नहीं देखा कि जी कहीं पर स्टूडेंट को या बच्चे को ये कहा जाए कि जी ए फॉर और इस चीज़ को ओपन छोड़ दिया जाए, इस ऑप्शन को जो है वो ओपन छोड़ दिया जाए कि बच्चा जो है वो ख़ुद से सोच सके कि हाँ ए से क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, बी से क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। हमने जो यूजली ट्रेंड देखा है अपनी एजुकेशन सिस्टम में वो ये है कि जी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, आपने एक चीज़ रटवा दी है। ये कुछ इसी तरीके से है कि अगर मैं आपको डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स दूँ और आप से कहा जाए कि जी उनकी ज़रा सी नोक झोंक प्लग सही करें, लेकिन आप सबको एक ही स्टाइल से कट कर दें, यानी तमाम फूलों को आप एक ही शेप दे डालें, तो इससे होगा क्या कि जो उनकी एक आइडेंटिफिकेशन है, जो उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, जो हर एक की अपनी एक ख़ासियत होती है, वो सब की सब मस्क हो जाती है, सम हो जाती है, वो एक ही तरीके से ट्रेन कर दिए जाते हैं। ऑल्दो ये एक ब्रिटिश सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पहले था और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जी उनको जो है बस वो यस सर वाला कॉन्सेप्ट चाहिए था। अब यहीं से जो स्टार्ट हुआ वहाँ से मैंने ये देखा कि जी डिसीजन लेने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत जो है वो बच्चों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारी डिमांड वक्त के साथ साथ, ज़रूरत के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब वो स्कूल से कॉलेज आएगा, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आएगा और फिर यूनिवर्सिटी के से जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो हर जगह एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और वो है कि जी मैं डिसीजन क्या लूँ, अपने बारे में सोचना, इसमें प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। तो एक तो एजुकेशन सिस्टम का मैंने देखा है कि जी। सेकंड, हमारे यहाँ जो चीज़ है वो ये है कि हमने जो चीज़ आइडेंटिफाई की है कि जैसे ही हम लोग ए लेवल या इंटर में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पेरेंट्स की एक ख्वाहिश है, वो सबसे पहले आ जाती है। और हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि जी सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं और दो ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया में कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो खुदा न खास्ता इसके बाद जो भी ऑप्शन होगा वो शायद कोई ऐसा ही है कि जी बच्चा जो है वो यूज़लेस है या उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से भी हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब हुआ क्या है कि जब
आप यूनिवर्सिटी लेवल के बाद अपनी मेडिकल स्टडीज़ या डेंटल, यहाँ पर फिर अगेन डिसीजन लेना बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है कि जी आगे क्या करें। अक्सर जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं उनके सवालात आते हैं कि सर आप हमें बताइए कि हम फ्यूचर में जो है वो कौन सा जो है वो स्पेशलिटी की तरफ जाएं, या हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मेरी जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम जूनियर्स से, वो ये कि आइडेंटिफाई करें अपनी स्किल्स को। देखें, एक इंसान अपने आप से जितना यूँ कह लीजिए कि सच्चाई के साथ चलता है उतना किसी के साथ भी नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट अपने आप से सच्चाई के साथ सवाल करें, अपने आप से पूछें कि आपने अपने आप को किस फील्ड में बेहतर पाया है। अब तक जो अलमिया मैंने देखा है वो ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ दो ही सोच है। एक सोच तो ये रह जाती है कि जी मैंने क्लिनिकल डिग्री की तरफ चले जाना है, जिसका क्लिनिकल इंटरेस्ट है वो क्लिनिकल की तरफ चला जाएगा, जिसका क्लिनिकल में इंटरेस्ट नहीं है वो फिर कोई थ्योरेटिकल प्रोग्राम की तरफ जा रहा है, वो देखते हैं कि जी मेरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है। अब दुनिया बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, हमारे पास अब तीसरा ऑप्शन भी ओपन है। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आइडेंटिफाई करें अपने स्किल्स को कि क्या मैं थ्योरी में स्ट्रॉन्ग हूँ, या मेरा क्लिनिकल वर्क अच्छा है, मेरा हैंडवर्क अच्छा है, मेरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैं क्लिनिकली समझता हूँ कि जी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ये भी नहीं है तो तीसरा भी पार्ट यहाँ पर मौजूद है जिसे कहा जाता है रिसर्च में देखिए कि क्या मेरा ऐसा इंटरेस्ट है कि मैं गौर व फिक्र करने वाला इंसान हूँ, मैं लोगों के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी सिनेरियो के बारे में सोचने की दूसरे लोगों से हट के सलाहियत रखता हूँ। रिसर्च जो है ना वो थोड़ा सा आपसे ये कहा जाता है कि जी ट्रेंड फॉलोअर वाली बात नहीं होती, याद रखिएगा। एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए आप ट्रेंड फॉलोअर नहीं हो सकते। एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए जो है वो आपको ट्रेंड सेटर बनना पड़ेगा। यानी आपको, मैं छोटी सी अक्सर बेशतर एक मिसाल देता हूँ, आज आप लोगों से भी बात करने के लिए जा रहा हूँ कि जब हम आइंस्टाइन की बात करते हैं और हम कहते हैं जी दुनिया का बहुत ज़हीन तरीन इंसान था, और उसकी एक बड़ा मशहूर किस्सा है जो कि दरख्त से गिरा नीचे। तो ये देखिए ना कि बात यह है कि किस हद तक सोचता है वो शख्स। हमारे जैसे कोई बंदा हो, मैं तो अक्सर बेशतर ये बात करता हूँ, मेरे जैसा कोई बंदा हो सेब गिरेगा तो मैं तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करके रिस्क आ गया जी खा के चला जाऊँगा, और वहाँ से 2-4 और गिर गए तो मैं कहूँगा जी अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क का इंतज़ाम भी किया और मेरे साथ मेरी फैमिली के रिस्क का भी इंतज़ाम कर दिया। ये बात है, थोड़ा सा हट के चलें, थोड़ा सा आपकी जो है वो सोचने की जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको बढ़ाइए। अब आपके पास ऑप्शन जो है वो बड़े क्लियर हैं, 3 ऑप्शन है, इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे जी मैंने किस तरफ जाना है। अगर आप समझते हैं कि आप थ्योरी में स्ट्रॉन्ग हैं तो थ्योरी के लिए आपके पास ऑप्शन बिल्कुल मौजूद हैं। आप एमफिल कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप इस ट्रैक के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि जी मेरा क्लिनिकल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं क्लिनिकली ज़्यादा अपने आप को समझता हूँ कि जी मैं मजबूत हूँ, तो क्लिनिकल में हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं, एमडी प्रोग्राम हैं, एमडीएस प्रोग्राम हैं, एफसीपीएस प्रोग्राम हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात जो अक्सर बेशतर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर, तो मैं आज उनसे भी थोड़ा शेयर कर दूं कि जी रिसर्चर बनने के लिए जो प्रोग्राम होगा वो तो आपकी एक क्वालिफ़िकेशन होगी, वो आपको एक लेबल लग जाएगा कि जी आपके पास एक रेलिवेंट डिग्री है उस चीज़ को करने के लिए, या उस चीज़ के आप फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन रिसर्च करने के लिए वो दिमाग में वो एक कीड़ा पैदा करें दिमाग के अंदर जो आपको सुकून से बैठना ना दे, जो आपको हर चीज़ के बारे में जो है वो ये सोचने पे मजबूर करेगी ये क्यों, कैसे, क्या, कब, कहाँ। ये जो WWW बहुत सारे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो 5 कॉमन हैं, इस तरह का अगर आपकी अप्रोच है, इस तरह का अगर आपका जहन है कि आप हर चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, तो ये तो पहले एक साइन है इस चीज़ का कि हाँ जी आपके अंदर वो एक कीड़ा मौजूद है जो आपको रिसर्च करने के लिए मजबूर कर सकता है, या आप रिसर्च की सलाहियत रखते हैं। अब उससे रेलिवेंट हमें सब्जेक्ट में ज़ाहिर बात है कि एक्सपर्टीज़ भी लेनी है, हमारे पास कोई ऑथेंटिक डिग्री भी होनी चाहिए, कोई प्रोग्राम भी होना चाहिए, जिसके बाद हम ये कह सकेंगे हाँ जी हमारे पास ये टैग लगा हुआ है, ये लेबल लगा हुआ है कि हाँ जी एक क्वालिफाइड रिसर्चर हैं, या हमारे पास रिसर्च
को असेस कर सकते हैं, रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट प्रोग्राम होता है दैट इज़ कॉल्ड मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्योंकि रिसर्च की जब हम बात करते हैं, ये रिसर्च की बेस होती है, तो वो ओरिजिनेट होती ही आपकी एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हमारा काम ये होता है कि जी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, डिज़ीज़ के डिटर्मिनेंट्स देखने हैं, उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई भी डिज़ीज़ जो है वो किन फैक्टर से और किस पैटर्न पे और किस तरह स्प्रेड कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमें रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी एक सब्जेक्ट कंपोनेंट हो गया जिससे आप डिज़ीज़ के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। जो उसका सेकंड लेवल होता है रिसर्च का, वो ये होता है कि जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और हम कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद जब उसको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, उसके एनालिसिस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ जो हमें हेल्प करता है दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जिसको मैंने बायोस्टैटिस्टिक्स कहा। कि आपने फिर अगर एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट्स दोनों में कर लिया है, यानी आपने प्रोग्राम जो है मास्टर्स अगर ये प्रोग्राम कर लिया, तो आप काफ़ी हद तक काबिल हो जाएंगे कि आपके पास एक रेलिवेंट डिग्री होगी जिससे आप रिसर्च के पैटर्न्स को, रिसर्च के परफॉर्म करने को अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो है मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का। आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ भी कर सकते हैं। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ के अंदर भी जो हैं वो दो मेजर सब्जेक्ट्स में आपको एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट्स पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि जी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको फिर अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हैं, फिर और बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मोर देन 20 प्लस सब्जेक्ट्स जो है इसके अंदर कवर किए जाते हैं, ठीक है। पास मोस्ट रेलिवेंट मैं अगर आपसे बात करूं रिसर्चर के लिए, एक तो ये है कि आप मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं कि जी हमने मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी बायोस्टैटिस्टिक्स किया या मास्टर्स हमने इन पब्लिक हेल्थ किया। ये दोनों करने के बाद आपके पास वो सब्जेक्ट्स या वो नॉलेज आ जाएगी जिससे आप रिसर्च करने की पोजीशन में आ जाएंगे, रिसर्च को इवेलुएट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जिस तरह आप रिसर्च कंडक्ट करते चले जाएंगे, फिर आप जो है वो इस पोजीशन पे भी आ सकते हैं कि आप रिसर्च जो है वो गाइड कर सकें। देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि पढ़ाने से जितना हम लर्न करते हैं वो हम किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते। तो जब भी ग्रुप स्टडीज़ होती हैं और ग्रुप स्टडीज़ में वो स्टूडेंट जो दूसरे अपने ग्रुप फेलोज़ को पढ़ा रहा होता है या समझा रहा होता है, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये है कि जब वो दूसरों को एक्सप्लेन करता है, जब वो चीज़ बताता है, तो उसकी खुद क्लैरिटी उसके अंदर आ रही होती है, ठीक है। तो ये वाला आपको चीज़ कि आप अगर चाहते हैं कि रिसर्च की फील्ड में आना है, तो चाहे मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी बायोस्टैटिस्टिक्स को ले लीजिए या मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ को ले लीजिए। ये दोनों ऑप्शंस हमारे मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ओपन है। अब इसके अलावा जाहिर सी बात है जो एमफिल कर रहा है, एमफिल में भी आपको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। वहाँ पर भी फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर फिर आपको जो है वो रिसर्च के बारे में बताया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि एमफिल करते हैं, हम पीएचडी करते हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और वो सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने रिसर्च का जो टास्क है उसको पूरा कर सकें। अगेन दोबारा आ रहा हूँ कि आपके पास वो लेबल हो, आपके पास वो डिग्री हो, जिसके बाद आप कहते हैं कि हाँ जी मैं कोई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ, हाँ जी मैंने रिसर्च के कोई सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो उसमें जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ या मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च भी होता है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फिर फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान की कुछ अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप पे भेजती भी हैं मास्टर्स क्लिनिकल रिसर्च में करने के लिए। मास्टर्स क्लिनिकल रिसर्च मैंने देखा है कि अक्सर जो है वो क्लिनिशियन वो करते हैं। मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट्स भी बहुत सारे क्लिनिशियन करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जब उनको अपने सब्जेक्ट की नो हाउ होती है और सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है, उसके बाद वो फर्दर चाहते हैं कि जी हमें जो है वो रिसर्च रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हो और रिसर्च से रेलिवेंट भी जो है हमारे पास वो डिग्री मौजूद हो। ये कि जी अगर हमारे पास ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं दोबारा से आपको रिपीट, 3 तरह के ऑप्शंस होंगे आपके पास। जिसका क्लिनिकल वर्क अच्छा है वो क्लिनिकल प्रोग्राम की तरफ चला जाए। क्लिनिकल प्रोग्राम्स में आपके पास जो है वो एमएससी है, एमडी है, एमएस प्रोग्राम है, एमडीएस प्रोग्राम है, आपके पास एफसीपीएस प्रोग्राम है, ठीक है। जो शख्स चाहता है कि जी मेरी क्लिनिकल वर्क अच्छा नहीं है, देखिए ये सबको खुद पता होता है, या आप मुझसे नहीं कह सकते, या आप मुझसे ये तवक्को नहीं रख सकते कि जी आप बताइए कि मेरा क्लिनिकल वर्क अच्छा है, थ्योरी अच्छी, ये हर इंसान को तो एटलीस्ट इंसाफ कीजिए।
कि जी मेरा कौन सा जो है वो पार्ट मेरा रिसर्च का, मेरा क्लिनिकल वर्क का, ये थ्योरी का कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग है। अगर थ्योरी का है तो फिर आप एमफिल और पीएचडी की तरफ चले जाइएगा, और अगर आप समझते हैं कि जी आपके अंदर रिसर्च वाला है एलिमेंट, तो फिर रिसर्च के लिए भी मैंने आपको बताया कि जी आपके पास जो है वो MPH और मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा, एक फील्ड अब और भी बहुत हमारे यहाँ आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड जो मेडिकल एजुकेशनिस्ट बनने की, उस ऑप्शन की तरफ भी जाइए, ऑप्शन की तरफ भी ज़रूर जाने के बारे में सोचिए। अकॉर्डिंग टू द PMDC ज़ाहिर सी बात है कि अब वो रिसर्च को भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें वो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आपसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। इसी तरीके से वो मेडिकल एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा, इसलिए ताकि कैरिकुलम डिज़ाइनिंग सबसे बड़ी पार्ट होती है कि जी कैरिकुलम डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। एक फैकल्टी मेंबर को पता होना चाहिए कि जी MCQs BCQs कैसे बनते हैं, कैरिकुलम कैसे डिज़ाइन होता है। तो अगर मेडिकल एजुकेशन के ऑप्शन की तरफ जाना चाहें तो पाकिस्तान में आजकल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मास्टर्स की जो है वो आपको प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। इवन PhD भी हो रहा है मेडिकल एजुकेशन के अंदर, मास्टर्स भी हो रहा है मेडिकल एजुकेशन के अंदर। और इसी तरीके से जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स पाकिस्तान है वो भी आपको जो है MCPS करा रहा होता है, इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन भी करा रहा है, और MCPS आपको इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम भी करा रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मास्टर्स भी करा रही हैं आपको हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर, पब्लिक हेल्थ के अंदर, एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट्स के अंदर, और फिर साथ साथ जो है वो PhD भी करा रही हैं। तो देखिए, मेरा जो एक इख्तिलाफ है वो क्या है, मैं आपको बताऊँ। हमारे यहाँ जो MBBS या BDS करके स्टूडेंट निकलते हैं, अक्सर और बेशतर मैंने ये देखा है कि क्लिनिकल से ज़्यादा वो सोचते ही नहीं हैं। उनके जहन में बस ये बैठ गया आगे कि जी मैंने जो है वो क्लिनिकली जाना है। फिर उनको पता भी है कि जी मास्टर्स में भी ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, FCPS के अंदर भी बहुत लंबा कंपटीशन है। पार्ट 1 क्लियर करें, फिर ट्रेनिंग मिलेगी, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, फिर आप पार्ट 2 में बैठेंगे। आजकल तो सेकंड फेलोशिप का इतना कंपटीशन हो चुका है कि आपको फर्स्ट फेलोशिप के बाद सेकंड फेलोशिप की तरफ भी लोग जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्लॉट्स इतने हैं नहीं जितने हमारे पास जो हैं वो ट्रेनीज़ निकल रहे हैं। इसी तरीके से मास्टर्स के अंदर भी यही हो रहा है कि हमारे पास स्लॉट्स जो हैं बहुत लिमिटेड हैं और कैंडिडेट्स जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। एक तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इंटर और A लेवल के बाद आप लोगों ने अपनी दुनिया को समेटा हुआ है कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग है तो है। इसी तरीके से जब हम मेडिकल या डेंटल की ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो हमारे जहन में बस ये होता है कि जी जो क्लिनिकल वर्क है बस वही है, इसके अलावा जी कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बड़ी सिंसियरली एडवाइस कर रहा हूँ कि क्लिनिकल से हट के भी सोचिए। आपके पास डिफरेंट MPhil PhD प्रोग्राम्स भी हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आपके पास एपिडेमियोलॉजी बायोस्टैट्स के प्रोग्राम हैं, आप उसमें जा सकते हैं। आपके पास पब्लिक हेल्थ के अंदर मास्टर्स करने का है, आप उसके अंदर जा सकते हैं। आपके पास हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम है, आप उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है। सैरिश ने जो सवाल पूछा है मैं साथ साथ इनका भी जवाब दे दूँ कि जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो जनरल डेंटिस्ट के पास क्या प्लेटफॉर्म होता है रिसर्च के लिए। देखें सरिश, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपसे कहा कि रिसर्च की एज सच नॉलेज अभी इतनी नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने हमेशा से सब्जेक्ट को जो है ना वो बहुत ड्राई सब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर किया है। हमने इसको जो है वो बिल्कुल एक फालतू किस्म का सब्जेक्ट समझा है। अब मसला ये हो रहा है कि अब टाइम और जो है ना वक्त की ज़रूरत बन गया ये सब्जेक्ट। अब क्योंकि जब से PMD आपके पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की बात हो रही है, अब क्योंकि मेडिकल के अंदर भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, डेंटल में भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूर एक प्रॉब्लम आता है कि जब हम जाते हैं आपके पास एक सोर्स ज़रूर मौजूद है। ये याद रखिए, अगर आप किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पे काम कर रहे हैं आपके पास सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन मौजूद है। ठीक है, आप वहाँ से पेशेंट से अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पहली चीज़। सेकंड ये है कि जिनके पास आप काम कर रहे हैं आप पहले उनसे पूछ सकते हैं कि उनका कोई रिसर्च का बैकग्राउंड है। देखें, अगर नहीं भी है तो कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। हमने ये नहीं है कि अपने जिसके पास काम कर रहे हैं उसको कोई शर्मिंदा करना है, या हमारा मकसद ये है कि नहीं जी हम उसको कोई किसी अदालत में खड़ा कर रहे हैं। आप आइडिया लाइए, आप अपनी सोच लाइए। आप सोच, मैं मौजूद हूँ, मैंने काफ़ी हद तक एक्सेस दिया हुआ है अपने मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट्स को। इसकी बड़ी क्लियर एग्जांपल ये है कि शायद आप लोगों ने गौर किया हो कि लास्ट 2 और 3 वीक से मैं ऑनलाइन अपने लेक्चर्स कर रहा हूँ, उनको अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ ताकि मेरे जो हैं स्टूडेंट्स उनसे फ़ायदा ले सकें। और आज भी मेरा आप लोगों से बात करने का मकसद यही था कि आप लोगों के अंदर रिसर्च का जो कल्चर है इसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। किसी भी किस्म के किसी भी स्टूडेंट को रिसर्च के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए हो, आप लोग, मैं यहाँ फेसबुक पे मेरा पेज है, आप लोग मैसेंजर पे मुझे मैसेज करके गाइडेंस ले सकते हैं। आप में से कोई प्राइवेटली आके मुझसे मीटिंग करना चाहता है, कोई आइडिया लेके आता है, कोई कॉन्सेप्ट लेकर आता है, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन आपके पास मौजूद है, वो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है। वहाँ से आप अपना डाटा कलेक्ट कीजिए, पेशेंट्स लीजिए, डाटा कलेक्ट कीजिए
और उसके बाद जो गाइडेंस चाहिए, जो आपको टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से चाहिए, जो आर्टिकल लिखने के हवाले से, रिसर्च पेपर लिखने के हवाले से कोई आपको हेल्प चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। पूछा स्कोप ऑफ MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मोहम्मद जावेद ने पूछा है। जी बिल्कुल, पहली बात तो यहाँ पर मोहम्मद जावेद ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी डिग्री जो है ना, वो कभी भी यूज़लेस नहीं होती। हमें अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। देखें, दुनिया में हर एक अपॉर्चुनिटी, ज़िंदगी में एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी हर दफ़ा एक शख्स को ज़रूर मिलती है। ये हमारे ऊपर होता है कि हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया ही नहीं किया। MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट करने के बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं। डिफरेंट किस्म की NGOs हमारे यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिन्हें मैनेजरियल पोस्ट के लिए ऐसे बैकग्राउंड के साथ लोग चाहिए होते हैं जिनका मेडिकल बैकग्राउंड हो, डेंटल बैकग्राउंड हो, और उन्होंने MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम में किया हुआ है। हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो ऐसी डिग्री होल्डर्स को प्रमोट करती हैं। होता ये है कि NGOs का जो ज़्यादातर हमारे यहाँ वर्क है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में है, इस्लामाबाद, गिलगित, कश्मीर, मुजफ्फराबाद, वहाँ की तरफ ज़्यादा है। हम ज़्यादातर होता ये है कि सिटीज़ में रहने की आदत है। इंटीरियर सिंध में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, वहाँ पर बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से हमें निकलना पड़ेगा। हमें अपने शहर की जो ज़िंदगी है उसको छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ेगा। NGOs मल्टीपल हैं। आप MBA अगर कर रहे हैं हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, ज़रूर कीजिए। आपके पास ऑप्शंस NGOs की सूरत में भी मौजूद हैं, आपके पास ऑप्शन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की सूरत में भी मौजूद हैं। इनफैक्ट आपके पास ऑप्शंस ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए भी मौजूद हैं, जब से हॉस्पिटल्स को भी अब इस चीज़ का अंदाज़ा होता जा रहा है कि वो भी एक क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर रखने की कोशिश करते हैं जिसके पास MBA की डिग्री हो हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास उसके लिए भी बहुत हैं। अच्छा, वाजिद कह रहे हैं कि जी इन्होंने MSc किया है अच्छा, आपने ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स के अंदर, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर MSc किया है। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो माशाल्लाह से आपने ऑलरेडी मास्टर्स की डिग्री ले ली है, ठीक है ना। सबसे पहला काम ये कीजिए कि जैसे ही ग्रेजुएशन करें, चाहे हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें, एक चीज़ होती है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन करके आपको एक लेवल मिल जाता है, एक लाइसेंस मिल जाता है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आपके पास एक और एडिशनल डिग्री आ गई है। इस दरमियान अपने आप को क्लिनिकली हमेशा प्रैक्टिस में याद रखिए कि जो आप लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ ले रहे हैं वो लेते रहें, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे ही कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट से कि जहाँ पर भी आपको क्लिनिक के अंदर, और एक चीज़ मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम फ्रेश ग्रेजुएट से, कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं और हाउस जॉब भी कर लेते हैं, तब आप लोग जाकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए क्लिनिक्स पे जाकर, खुदा के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाके अटैचमेंट के लिए CVs ना डाला करें, ठीक है। अटैचमेंट के लिए आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद आप कहते हैं कि सर हमें काइंडली यहाँ पर अटैचमेंट दे दें, और भाई आप लोगों ने कर लिया है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपके पास लाइसेंस मौजूद है, PMDC से लाइसेंस हैं अब आप जाके अटैचमेंट, और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है बहुत माजरत के साथ कि बहुत सारे हमारे सीनियर जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं वो इन चीज़ को कैश भी कर रहे हैं कि अटैचमेंट के नाम पे रख लेते हैं, और फिर अटैचमेंट के नाम पे ही जो है वो 8-8 माह 10-10 माह रखने के बाद वो कहते हैं नहीं जी हम आपके काम से मुतमईन नहीं, अब आप लोग अपने आप को खुद डिवैल्यूएट कर रहे हैं। ये मैं बता दूँ, अटैचमेंट की बात करना वो भी हाउस जॉब के बाद। यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि ये जो दूसरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों की होती है, और आप लोग हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं इसको हाउस जॉब से, कि सर हाउस जॉब में तो हमें 30,000 रुपये मिलते थे, 35,000 रुपये मिलते थे, अब हम यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस में आए तो हमें कोई 10,000 की ऑफ़र दे रहा है। कैरियर शुरू करना है, पाँव रखना है, फील्ड में आना है, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मिल रही है वो उस वक्त आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दें। ये ना सोचें इस वक्त कि मुझे 5,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, आपके हिस्से का जो रिस्क है ना वो कोई भी नहीं ले सकता। मैं बता दूँ, लिखा हुआ आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी लो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो फिर मैंने देखा है कि जी आने के बाद नहीं जी हम तो, हमारी तो डिमांड 40,000 की है। आप अभी आए हैं फील्ड में, आपने अपनी पोजीशन नहीं बनाई, आपने अपना नाम नहीं बनाया, आपने अपना काम करके नहीं दिखाया, और आपकी एक्सपेक्टेशन ये कि जी 30,000, 40,000, 50,000, और फिर आप कंपेयर करते हो उसको टीचिंग इंस्टीट्यूट से। टीचिंग इंस्टीट्यूट में जो माशाल्लाह से आप लोग फीस पे कर रहे हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उनके पास डिफरेंट ऑप्शन है। एक प्राइवेट सेटअप में जाकर अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन और वो भी कंपेरिजन हो रहा हो टीचिंग इंस्टीट्यूट से, तो वो कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा, शॉर्टकट नहीं है, ये याद रखिए। शॉर्टकट लगाने की आप लोग बड़ी कोशिश करते हैं। जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं वो आते के साथ ही देखते हैं कि जी जिसके हम क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, अच्छा इसकी अर्निंग तो इतनी है, अच्छा ये तो ये है, अच्छा ये, तो उसका पहले सफ़र भी तो देखिए ना कि उसने वहाँ तक। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज अगर बात करता हूँ, 17 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आए हुए। 2003 से ऑनवर्ड हम लोग जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इस 2003 के अंदर हमने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ भी किया, हमने अपनी ट्रेनिंग भी की थी प्रोफेसर के अंदर।
और इसके बाद जो है PhD प्रोग्राम में भी हम लोग इनरोल हैं, उसमें पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी। बात ये समझने की है कि साथ साथ क्लिनिकल वर्क लेके चल, डिग्रीज आती रहेंगी, प्रोग्राम्स आप लोग साथ साथ करते मत छोड़िएगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपके लिए हमेशा से प्लस पॉइंट है, जो आपको हर स्टेज पे जाकर कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगा। और इस चीज़ से ज़रा बाहर निकलिए। एक तो अटैचमेंट वाली बात, दोनों तरह के जो एक्सट्रीम हैं आपके वो गलत हैं। एक तो जाके अटैचमेंट की रिक्वेस्ट करना, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आपने हाउस जॉब की हुई है, आप जाके सीधी जॉब की बात कीजिए। दूसरा, आपकी एक्सपेक्टेशन ये करना कि जी उसको इंस्टीट्यूट्स के हाउस जॉब के सैलरी स्ट्रक्चर से कंपेयर करना, ये दोनों चीज़ें, बीच का रास्ता निकालिए। आप काम करते हैं, आप काम करके दिखाएंगे। मैं आपको लिख के दे दूं कि जो शख्स काम करता है उसका कोई भी नहीं रोक सकता, जो उसकी जायज़ अर्निंग बनती है उसको कोई भी नहीं रोकता, ठीक है। जिन्होंने पूछा था मुझसे अभी डॉक्टर साहब ने कि जी मास्टर्स उन्होंने कर लिया ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर, उनसे मैं ये कह रहा था, देखिए आपके पास लाइसेंस आ गया है क्लिनिकल प्रैक्टिस का, नाउ यू आर मास्टर्स इन ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। अब अपने काम से अपने आप को मनवाइए, ठीक है। अपने काम से मुराद यही है कि आपको किसी भी तरह का भी इस वक्त प्रोसीजर मिलता है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर जाइए, अपना काम कीजिए। जहाँ भी मिलता है ये ना सोचिए कि जी मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि मुझे इस केस से 50,000 ही बनाने, नो। अगर कोई 50,000 में कर रहा है, आप उस केस को 20 से 25,000 में करें, लेकिन काम अच्छा करके दिखाइए। अपनी मार्केट में ऐसा नाम बनाइए कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई केस होगा वो आपको खुद कहे। मास्टर्स के बाद आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है, देखें पाकिस्तान में रहते हुए तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि मास्टर्स के बाद बंदा अपने आप को 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, फिर FCPS हो या MDS प्रोग्राम हो, क्योंकि यहाँ पर तो PhD। अगर आप जा सकते हैं बाहर और आपके पास है इतने फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो बाहर जाकर आप उसके अंदर ज़रूर जो है MS प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर PhD का अगर आपकी है तो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मास्टर्स आपने ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आप चाहें तो उसमें मैं फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक ऐसा क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, एक ऐसा फिजिशियन जिसके नाम के बाहर हज़ारों ABCD वाली डिग्रियाँ लगी हुई हों और वो पेशेंट का काम करते वक्त पेशेंट को सेटिस्फाई ना कर सके, या पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दे रहा है उससे पेशेंट सेटिस्फाइड ना हो, तो आप यकीन करेंगे पेशेंट जाते वक्त उस डॉक्टर के साथ उसकी जितनी भी ABCD XYZ डिग्रीज हैं उनको भी पता नहीं कहता है कि जी डॉक्टर साहब ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक चीज़ तो बहुत बड़ी आपके पास इस वक्त जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कदम जमाइए, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ जाके अपना बताइए, उनको बताइए कि जब भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा का पेशेंट है, जो भी है, आपको बुलाएं, आप अपने प्रोग्राम आप अपने वहाँ पर जाके फैसिलिटी देना शुरू करें, मार्केट कैप्चर कर लें। एक दफ़ा आपने मार्केट कैप्चर कर ली तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके पास आप मार्केट में जब अपनी जगह बना लेते हैं, अब अपने प्रोफेशनल कैरियर में स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ डिग्रीज़ लेते रहिए, FCPS कीजिए, MDS कीजिए, करते रहिए, कोई मसला नहीं है। डिग्रीज़ तालीम लेने के लिए तो कोई कैद ही नहीं है ना किसी उम्र में। अच्छा, सैरिश ने दोबारा सवाल ये पूछा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो सैरिश मैं आपको बताऊं कि क्लिनिकल आपने कहा कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक याद रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात जो हमने सुनी है, ठीक है। काम करने से, जैसे मैंने अभी से शुरू से कहा कि बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने हैं, ये हमने इस तरह नहीं बैठ जाना ग्रेजुएशन करने के बाद कि नहीं जी जब तक मैंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की मैं क्लिनिकल वर्क नहीं करूँगा। नो, जस्ट आफ्टर यूर ग्रेजुएशन आप फौरी तौर पर कहीं पर भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बोल्डली एक तो ये है कि हर डेंटिस्ट को या क्लिनिकल प्रैक्टिशनर को ये सोचना चाहिए कि मैं ये प्रोसीजर कर सकता हूँ। अपने आप से कहिए कि मैं ये प्रोसीजर कर सकता हूँ, ठीक है। जब आप अपने आप से ये चीज़ कर लेंगे, चैलेंज कर लेंगे, तो फिर आप, और बेहतर से बेहतर याद रखिए कि हर पेशेंट के बाद जो एक नेक्स्ट पेशेंट है वो आपके पास एक नया चैलेंज है। आपकी ज़िंदगी में हर पेशेंट आपका नया चैलेंज होना चाहिए। पिछले की आपने प्रोसीजर किया है, चाहे रूट नाल की, चाहे आपने फिलिंग की है, अब आप देखें कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कितना टाइम लगा, पेशेंट के हिसाब से करते वक्त आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई थी। नेक्स्ट टाइम आपने उनके ऊपर जब भी प्रोसीजर करें ना तो उसकी डेफिशिएंसीज़ को अपने पास नोट करें। ये नहीं है कि जब हम काम करके हम सोचेंगे नहीं जी हमने तो क्या बेहतरीन काम किया। नो, आइडेंटिफाई किया करें मेरी लैकिंग क्या थी, इस प्रोसीजर को करने के वक्त मैंने कितना टाइम लगा दिया, पेशेंट को मुंह ज़्यादा खोलना पड़ गया था, पेशेंट का डिस्कम्फर्ट लेवल कितना था, मुझे मटेरियल बहुत एक्सेसिव लग गया था फिर उसको ट्रिम करना पड़ा है, इतना टाइम लग गया, या सक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही थी, जो भी है अपनी डेफिशिएंसीज़ को हर प्रोसीजर के बाद अपनी डेफिशिएंसीज़ को हाईलाइट करना और नेक्स्ट टाइम उनको इम्प्रूव करना। इस तरीके से आप सेकंड जो भी शॉर्ट कोर्सेज़ आ रहे होते हैं,
शॉर्ट कोर्सेज़ के अंदर अपने आप को ज़रूर जाइए। महीने का आता है, 2 महीने के आते हैं, 3 महीने के आते हैं, 6, जिन्हें हम कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं या कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। ज़रूर अपने आप को ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल कीजिए, ज़रूर कीजिए। ये हमारे जो रीसेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी हमारी चेंज आ रही होती है, जो भी इनोवेशंस आ रही होती हैं, उसमें हमें बड़ा हेल्प करता है। याद रखिए कि टेक्स्ट बुक की नॉलेज और क्लिनिकल प्रैक्टिस में डिफरेंस है, ठीक है ना। ये कहीं पर भी मैं नहीं कह सकता कि आपको जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है वही 100% प्रैक्टिस है। बहुत डिफरेंस है जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स के अंदर जो है वो शॉर्टकट्स भी लगाने पड़ते हैं। ये नहीं है कि हम कहें कि जी आप स्टैंडर्ड से हट के काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिस में फिर हम शॉर्टकट वक्त के साथ साथ सीखते हैं, ठीक है। तो अपनी जैसे जैसे भी छोटे से छोटा प्रोसीजर ही क्यों ना करो, सैरिश मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप स्केलिंग करो तो आके सोचो कि जी मेरी किस तरह की हैंडलिंग थी, क्या प्रॉब्लम हुई, मैंने किस तरीके से किया, मुझे किस तरह के स्ट्रोक को यूज़ किया। फिलिंग करें, उसको आके देखें कि कहीं से ऐसा तो नहीं है कि मार्जिनल लीकेज रह गया है। नेक्स्ट टाइम पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेकर आए तो डरना नहीं है कि जी पता नहीं क्या हो गया। वो हमें सबसे ज़्यादा सिखा रहा है, ठीक है ना। हमारा पेशेंट ही हमें सिखाता है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है कि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाते वक्त ये जहन में रख लें कि कोई भी टीचर जो है ना वो टेक्स्ट बुक नहीं होता। कोई भी टीचर जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड, वो सिर्फ नॉलेज उस सब्जेक्ट से जो होती है वो आपसे शेयर कर रहा होता है। आप लोगों के सवालात क्या करते हैं कि उसको दिन ब दिन सोचने पे मजबूर करते हैं, और एक वक्त ही आता है कि फिर वो मास्टर होता है उस फील्ड का। तो जाहिर सी बात है कि हमें टीचिंग से, हमें अपनी प्रैक्टिस से जो हमारे अंदर कमियाँ होती हैं उससे हम उसको जो है वो फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो बात थी यहाँ की कि जी मैंने आप लोगों से कहा था 2-3 बातें हैं कि जैसे शुरू में अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें। आप रिसर्च में स्ट्रांग हैं, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्ट्रांग हैं, आप थ्योरी में स्ट्रांग हैं। आपके पास स्टार्टिंग में ही 3 ऑप्शन हैं, 2 नहीं है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड ये है कि जहाँ पर भी आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे ही कहीं पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको फौरी तौर पे अवेल करें, फौरी तौर पे अवेल करें, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करें। अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें ज़रूर, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपना फ्यूचर अपना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, तो फिर जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब करें, अटैचमेंट्स ना करें। अटैचमेंट्स करके आप ख़ुद भी अपनी वैल्यू ख़राब कर रहे हैं और जो आपके बाद आएंगे जूनियर्स उनकी भी वैल्यू ख़राब करनी है, मैं आपको साफ बता दूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने बड़ा क्लियरली आप लोगों को कह दिया है कि रिसर्च के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के बिल्कुल दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं। जहाँ तक भी हो सकेगा, जहाँ तक भी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट दे सकूँ, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो सपोर्ट दूँगा। जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम गाइड करूँ वो मैं गाइड करूँगा। सिर्फ एक चीज़ की मेरी आप लोगों से गुजारिश है, वो ये है कि अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च करने के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करें। आर्टिकल्स ज़रूर पढ़ना शुरू करें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जिसका ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का है वो उसमें कर ले, जिसको ऑपरेटिव में है वो उसका कर ले, जिसको पेरियोडोंटोलॉजी का है वो उसमें कर ले, जिसको ऑप्स एंड गायनी का है वो उसको कर ले, जिस तरह के भी हैं। अच्छा, ये एक सवाल आया है, असमा ने पूछा है कि जी MBBS के बाद फ़ीमेल को आप क्या प्रेफर करते हैं। देखिए मैं फिर वही बात करूँगा आपसे कि मेल फ़ीमेल हम इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल हमें इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल जाना चाहिए। जब हम MBBS कर रहे थे तब हम MBBS करने के बाद भी ये बड़ा क्लियर था कि मेल फीमेल दोनों ही वहाँ पर थे ना, दोनों ही उस प्रोग्राम के अंदर आए थे और दोनों ने ही आगे जाके जो है वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उसको इक्वली अवेल करना है। तो हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पहले छोड़ना पड़ेगा। अब सेकंड बात ये है कि किसको प्रेफर करते हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट को देखिए। अगर आप समझते हैं कि जी मैं क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग हूँ तो आप बिल्कुल मास्टर्स कर लें, HCPS कर लें, MS कर लें, MD कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है जी मैं थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग हूँ तो थ्योरी पर आपको पता है कि जी मल्टीपल किस्म के ऑप्शन हैं, MPhil करें, PhD कर लें आप, लेकिन अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो क्या है। अच्छा, इसके अलावा अगर रिसर्च के हवाले से कोई आप लोगों ने और सवाल पूछना है तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि जी तकरीबन ये 45 मिनट तक का सेशन हम रखेंगे, तो कोई भी सवाल अगर आपके रिसर्च के हवाले से हो बिल्कुल आप लोग मुझसे पूछें, ठीक है। आप लोगों को रिसर्च के हवाले से गाइडेंस देने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। मेरे दरवाजे रिसर्च के हवाले से आपको गाइडेंस देने के लिए हर वक्त खुले हुए हैं, ठीक है। आप जब चाहें उसमें से जब भी किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, मुझे मैसेंजर के ऊपर कर दे, फिर हम उसको अपने जो ईमेल है उसके थ्रू उससे कांटेक्ट कर लेंगे।
लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी जो हैं वो रिसर्च के ऊपर काफ़ी देकर उनको यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे डॉक्टर नबील बेग के नाम से। आप वहाँ जाकर उसको बेशक चाहें सब्सक्राइब करें और फिर वहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ के अंदर जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था लेक्चर्स का, उसका भी नेक्स्ट लेक्चर मैं प्लान करूँगा, उसको भी मैं अनाउंस कर दूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि वक्त के साथ साथ हम चलते रहेंगे। तो पहली बात और बिल्कुल आखिरी बात समझ कर जहन में रखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम जिसके अंदर जाते हैं, कभी भी ये ना सोचिए कि जी आगे जाके मेरा क्या होगा। कोई भी डिग्री जब आप लेते हैं, कोई भी जब आप सबक पढ़ते हैं, कोई भी आप जब एजुकेशन लेते हैं, कोई भी इल्म कभी भी ज़ाया नहीं होता, लेकिन उसकी बेसिक सी एक रिक्वायरमेंट है और वो ये है कि जिस प्रोग्राम में भी आ गए हैं अब फुल डिटर्मिनेशन के साथ और फुल लॉयल्टी के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ें, उससे लॉयल रहें, उसको पूरे तवज्जो के साथ इल्म हासिल करें। कहीं पर भी बददिली अगर आपके दिल में रहती है, कहीं पर भी अगर आपके जहन में रहता है कि जी शॉर्टकट लगाना है, बस इस प्रोग्राम को चलाओ करना है, और आपके जहन में अगर सोच यही रही कि पैसा बनाना है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उस तरह के मसले नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। एक 2-3 चीज़ें मैं और जाते आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है जो मुझे मेरे टीचर ने बताया था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। वो ये है कि जब पेशेंट आपके पास आ जाता है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो यहाँ से आपकी आजमाइश शुरू हो जाती है। ठीक है ना। वो पेशेंट अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास आया है, ये जहन में ज़रूर रखिएगा। अब उस पेशेंट को आपने एक पैसे के हिसाब से नहीं देखना, इस तरह उस पेशेंट को गाइड करें, उस तरह उसको फैसिलिटेट करें कि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो। अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर डिस्काउंट करके काम कीजिए। कोई दूसरा पेशेंट आता है जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, वो आप उससे अपनी फ़ीस ले सकते हैं। पेशेंट अगर एक दफ़ा आपके पास आ गया, जो अल्लाह ताला ने आपके पास रिस्क भेजा है, उसके बाद फिर आपकी आजमाइश है कि आप उसको अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझ के, एक इम्तिहान समझ के उस पर पूरा उतरते हैं, या आप अपनी ज़ात को आगे रखते हैं कि नहीं जी इसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं जी इसको भेजो, मैं ये काम नहीं कर रहा। कॉस्ट टू कॉस्ट भी जाना है, चले जाइए, कुछ नहीं होता। अगर आपको बहुत थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तब भी काम कीजिए। याद रखें कि एक पेशेंट जिसका आज आप काम करेंगे पूरी फैमिली है। एक पेशेंट का मतलब ये कि वो पूरी एक फैमिली आपके साथ बन गई है। वो कल को और आपके पास 10 पेशेंट्स लेकर आएगा, आपके काम से भी मुतमईन होगा। वो बताएगा कि डॉक्टर साहब का इखलाक अच्छा है, डॉक्टर साहब कंसिडर करते हैं, डॉक्टर साहब के नज़दीक जो है वो पैसे सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिए। दूसरा, हमारे जो भी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में टीचिंग में जाना, मैं उनके लिए 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ। जब भी आप लोग टीचिंग में जाएंगे आइंदा, पहला एक बात याद रखिए कि जब भी एक सवाल पूछा जाए, आप अपनी क्लास से सवाल पूछें, तो क्लास से सवाल पूछने के बाद किसी एक भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को पॉइंट आउट नहीं करेंगे आप कि आपने सवाल पूछा और उसके बाद किसी स्टूडेंट की तरफ इशारा करके कहा हाँ भाई इसका जवाब दो। जिस स्टूडेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो आगे से सोचता है कि जी मैं मुझसे क्यों। ठीक है, सवाल कीजिए, सवाल करने के बाद 20 से 30 सेकंड का टाइम दीजिए सोचने का सबको। उसके बाद आप पूछें कोई इसका आंसर करना चाहता है, आप पूछें कोई इसका आंसर करना चाहता है। जब कोई एक स्टूडेंट आंसर करता है उसके बाद पूछिए फिर किसी और से, कोई और आंसर करना चाहता है। इससे क्या होगा कि हमारे पास एंड में कलेक्शंस हो जाएगी डिफरेंट आइडियाज़ की। कभी ऐसा ना कीजिए कि जब आप और सवाल पूछने के बाद जैसे ही पहला स्टूडेंट जो भी आपको आंसर करे, आप क्या ज़बरदस्त आंसर दिया, वेरी गुड आंसर, आपने जैसे ही वेरी गुड का लफ्ज़ यूज़ करना है, क्लास में बैठे हुए जितने भी बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो उससे ज़्यादा नहीं सोचेंगे। हो सकता है कि उनके जहन में उससे कहीं अच्छा आंसर मौजूद हो, लेकिन वो क्या समझते हैं कि शायद सर के मुताबिक उनको मिल गया, उन्होंने वेरी गुड कह दिया, बात ख़त्म हो गई। नो, जिसने भी आंसर किया है एट दी एंड उसको आप अप्रिशिएट ज़रूर करें, लेकिन आप पहले ही आंसर सुनने के बाद वेरी गुड, एक्सीलेंट ये जब कर देते हैं तो उसके बाद आपने एक डिस्कशन ख़त्म कर दी है। उससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जिसे कहा जाता है कि जी हर इंसान को सोचने दें, हर इंसान की सलाहियत के हिसाब से उसको बात करने दें। लास्ट में क्या होगा, एक कलेक्शन होगा, एक पूल ऑफ आंसर होगा हमारे पास, उसके बाद हम उसमें से एक अच्छा आंसर तलाश कर सकेंगे। ठीक है, जब टीचर बन जाए एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि कभी भी रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए मुश्किल सवाल नहीं किया जाता। ये किसी भी अच्छे टीचर की निशानी नहीं है कि अच्छा मैं इससे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ और इसकी इंसल्ट करता हूँ, देखता हूँ ये तो इसका जवाब ज़रा दे के दिखाए, इसको पता चलेगा, इसको मज़ा आएगा। ये टीचर का है ही नहीं, टीचर और स्टूडेंट का मुकाबला हो ही नहीं सकता। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का मुकाबला कभी भी नहीं हो सकता। टीचर को हमेशा मकाम को समझना चाहिए, और इसी तरह मैं स्टूडेंट से भी कहूँगा कि स्टूडेंट्स को जो है वो भी टीचर का वो मकाम समझना चाहिए जो उनको दिया गया है।
तो बस यही आज आप लोगों से कुछ जनरल बातें करनी थी। मैंने इसीलिए इसका जो है वो रखा था कि जी कैजुअल टॉक हम करेंगे, आज जनरल बातें करेंगे, प्रोफेशन से लेकर शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन के बाद जैसे भी जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिले फौरी तौर पे अपना एक्सपीरियंस शुरू करें फ़ौरन। आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पढ़ना है पढ़ें, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है करें, जहाँ पर भी आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलता है फौरी तौर पे उसको स्टार्ट करें, फौरी तौर पे उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो स्टार्ट हो जाए, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाए। साथ साथ जो भी प्रोग्राम आता है, मास्टर्स आता है, एमफिल आता है, पीएचडी आता है, एफसीपीएस आता है, जो भी करना है आपने, वो साथ साथ अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद खुदा के लिए अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। यहाँ जाके दूसरों से ना पूछा करें, सर आप बता दें मैंने कौन सा पढ़ना है, आप मुझे बता दें क्या करना है। आप जिससे पूछ रहे होंगे उसने जो प्रोग्राम किया होगा उसके लिए तो दुनिया में उससे बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सीधी सी बात है। आप जाके किसी एफसीपीएस से पूछेंगे, वो तो एफसीपीएस को 4 चांद लगा के रख देगा। आप जिससे एमएस किए हुए से पूछेंगे, वो कहेगा जी एमएस के अलावा तो दुनिया में कोई प्रोग्राम ही नहीं है। आपने किसी पीएचडी से कह देना, उसने कहा जी पीएचडी के अलावा तो वो हो, पीएचडी के अलावा तो बाकी सब दुनिया के लोग बेकार हैं। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता। अपने इंटरेस्ट को देखिए, उसके अकॉर्डिंगली चलिए, मल्टीपल लोगों से गाइडेंस, और किसी एक को लेकर उसके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डिग्रीज हैं, देखिए और फिर उसके हिसाब से उसको फॉलो कीजिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। ठीक है, वो करना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल अपने सीनियर से आप लोग बात कर सकते हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकें। क्योंकि हर क्लिनिशियन अगर वो सुबह एकेडमिक्स में शामिल है, जिस डिपार्टमेंट में भी वो काम कर रहा है, वो सुबह में उस डिपार्टमेंट के अंदर इंगेज है, शाम में वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर सारे काम कर रहा है। मैं डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वो तमाम प्रोसीजर्स कर रहा होता है। आप कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि जी वो सिर्फ एक ही प्रोसीजर को लेके कर रहा है, वो जनरल डेंटिस्ट्री भी अपने साथ लेके चल रहा है। तो अगर डेंटिस्ट्री के साथ साथ जो दूसरे प्रोग्राम कहे हैं, एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, आपके पास हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है, आपके पास एपिडेमियोलॉजी बायोस्टैट्स का प्रोग्राम है, आपके पास पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम है, ये 4 डिफरेंट अदर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अपने एफसीपीएस को अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट से निकिए, की तरफ भी सोचिए। ठीक है, और फ्यूचर में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो रिसर्च के हवाले से, मैं इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है, जिसमें मुझे आप लोगों से सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर बात करनी थी और स्टडी डिज़ाइन के कुछ पार्ट्स रह गए थे मेरे, मैं उनको डिस्कस करूँगा आप लोगों से इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन में मैं उसकी डेट अनाउंस कर दूँगा। एक चीज़ ये, फ्यूचर में रिसर्च के हवाले से किसी को भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, अपना आइडिया लेकर आएँ। आप अपने आइडिया पे मुझसे मैसेंजर पे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिए। आइडिया आपको होना चाहिए प्लीज़, आपके आइडिया को मैं बेहतर कर दूंगा, मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा, मैं उसमें आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। मुझसे ना पूछेंगे मुझे किस में रिसर्च करनी है, इस तरह काम नहीं हो सकेगा। ठीक है, और अब से कोशिश करें कि आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें, डेली बेसिस पे नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा एक आर्टिकल पढ़ना है। अपने पूरे हफ्ते में सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ लें, ताकि आपके पास जो है वो रिसर्च रिलेटेड नॉलेज आना शुरू हो, आपको थोड़ा आइडिया आना शुरू हो कि रिसर्च किस तरीके से लिखी जाती है, रिसर्च पेपर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, और अपने अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब को इस वबाई मर्ज से जो है कोरोना के उससे महफूज रखे। जो भी इसमें एहतियात बताई गई हैं, घर पे रुकना है, जो भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो कीजिए। इसी सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए हर कोई जो भी एक अच्छे के साथ वो कोशिशें कर रहा है कि जी लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके, मैं भी उस तरह की एक छोटी सी एफर्ट कर रहा हूँ कि जी जो भी रिसर्च के हवाले से नॉलेज दी जा सके, जो भी मैक्सिमम हो सके अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को जो भी फ्यूचर की गाइडेंस दे सकूँ, जो भी अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से वो दे सकूँ वो दे रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।